लोक जागर इंडिया। यही आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे। साथियों नमस्ते, मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर और हम बात कर रहे हैं लोक जागर इंडिया चैनल पर। साथियों 4-5 दिन जरा गैप थी, मैं हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट था। अभी भी बराबर ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ, फिर भी चलो क्योंकि इतनी बड़ी गैप है, आपसे बात भी करनी है और फिर अंदर के अंदर आदमी अगर अकेला रहे तो फिर मुश्किल हो जाता है, इसलिए बात करना अच्छा ही है। बात ऐसी है कि जब सवाल मेरे हेल्थ का ही नहीं है, देश और महाराष्ट्र के हेल्थ का भी सवाल है। अकेले अपने अपने हेल्थ के तो प्रॉब्लम आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी घटना हुई। एक नहीं, घटनाओं की सीरीज हो गई। कई मर्डर हुए, अपहरण हुए, बलात्कार हुए, भ्रष्टाचार हुए, बहुत सारी बातें हो ही रही है आए दिन। अब ये बोलने लग गए हैं लोग, पूना में हो रहा है, बीड़ में हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, विदर्भ में हो रहा है, नागपुर में हो रहा है, मुख्यमंत्री के शहर में हो रहा है, आरएसएस के हेडक्वार्टर में हो रहा है। लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया है कि महाराष्ट्र का बिहार बना दिया है इन्होंने। महाराष्ट्र का बिहार, और बिहार वाले ये बोलना शुरू कर दिए हैं कि भाई हमारे बिहार को बदनाम मत करिए, आपके महाराष्ट्र से हमारा बिहार कई गुना अच्छा है। कहने का मतलब क्या है कि इतने एक 10 साल के 11 साल के पीरियड में महाराष्ट्र की जो एक पहचान थी, फूले शाहू आंबेडकर की बात करते थे हम, तुकाराम महाराज, तुकडोजी महाराज, गाडगे महाराज, संत ज्ञानेश्वर, बाबा साहब आंबेडकर, महात्मा फूले, शाहू महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, संत जिजाऊ, इन सब महापुरुषों की बात करते थे। गांधी जी की कर्मभूमि थी। इन सब महापुरुषों का इतिहास एक झटके में बदल दिया 2014 से। और आज ऐसा है कि किस तरीके से खुलेआम मर्डर होते हैं। 8-10 लोग मर्डर करते हैं, एक अच्छे सज्जन सरपंच का मर्डर करते हैं, अपने ही पार्टी के लोगों का मर्डर करते हैं, और अपने ही पार्टी के सरपंच जैसे और जो बहुत ही इज्जतदार, ये बहुत ही सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्ति है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है, उसी का मर्डर उसी पार्टी के सहयोगी लोग मंत्री के सहायता से करते हैं। मंत्री उन्हें संरक्षण देता है, मुख्यमंत्री भी संरक्षण देते। ये कितनी गजब की बात है। एक छत्रपति शिवाजी, इसी सिलसिले में फिर इतना सारा ये मामला तूल पकड़ गया कि 3 महीने हो गए, लेकिन महाराष्ट्र में माहौल इतना गर्मा गया कि फिर देवेंद्र फडणवीस ने लाइलाज होते हुए उनसे इस्तीफा मांग लिया। अब इस्तीफा मांग लिया तो कोई बड़ी बात नहीं, कुछ महीने के बाद में फिर से आ जाएंगे वो, क्योंकि अजीत पवार भी उनको रिजाइन का देने के लिए नहीं बोल रहे थे, वो भी उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उनके भी, क्योंकि ये जो खूनी था वाल्मीकि कराड, जो ज्ञान का सरगना कहा जाता है, बोला जाता है, और सुरेश धस उन्हीं के पार्टी के आमदार है, उन्होंने ये प्रकरण निकाला है। फिर वो अंजलि दमानिया है, उन्होंने भी प्रकरण निकाला है, कांग्रेसियों ने और बाकी विरोधी पार्टियों ने तो निकाला है, लेकिन उनसे ज्यादा धस और अंजलि दमानिया को क्रेडिट देना होगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि सिर्फ ये धनंजय मुंडे को रिजाइन ले लिया, इसका मतलब बहुत बड़ा ये उपलब्धि है, ये नहीं है। ये तो मच्छर की शिकार है, ये तो मच्छर का शिकार है। असली सरगना जो है, असली गिद्ध जो है, वो घूम रहे खुले आसमान में, हर जिले में घूम रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, और 14 के बाद में तो हर देश के हर कोने में घूम रहे हैं। उधर यूपी में है, खुद को योगी कहलाने वाला आदमी है। क्या क्या करते हैं आपको मालूम है? योगी ऐसे होते, समझ में ही नहीं आता। कौन सी भाषा में, कौन से ग्रंथ में योगी का लक्षण ऐसा लिखा है, मुझे समझ में नहीं आता है। मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, धर्म ग्रंथों का थोड़ा बहुत अध्ययन भी किया है, इंसानियत का भी अध्ययन किया है, मगर ऐसे गुंडा, मवाली, बलात्कारियों को साथ देने वाले, आतंकवादियों को साथ देने वाले, नफरत फैलाने वाले लोगों को योगी कौन कहता है? साध्वी कौन कहता है? इन्हें साध्वी कहा जाता है, योगी कहा जाता है, किसी को धर्मगुरु कहा जाता है, किसी को विश्वगुरु कहा जाता है।
और ये पहले उधर परंपरा थी, मगर अब महाराष्ट्र में भी वो काम धड़ल्ले से कर रहे हैं। और नहीं, हमारे बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे नागपुर का ही आदमी मुख्यमंत्री है और उन्हीं के नेतृत्व में ये सब काम हो रहा है। किसके इशारे पे हो रहा है, किसकी इनके कंधे पे बंदूक होंगी, मगर इशारा किसका है ये बातें छोड़ दीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री है। और आज ये अभी अधिवेशन भी चल रहा है, महाराष्ट्र के अधिवेशन चल रहा है विधानसभा का, और वो जो इन्हीं का साथी, मुख्यमंत्री का साथी गृहमंत्री भी वही है। यही बात अगर कांग्रेस के राज में हो गई होती तो फडणवीस और टीम ने कितना हंगामा मचा दिया होता, सोचिए। लेकिन ये इतने लोग बेशर्म है क्योंकि कानून इनके हाथ में है, वकील इनके हाथ में है, मीडिया इनके हाथ में है, प्रिंट मीडिया इनके हाथ में है। कोई बोलता नहीं है, पत्रकार उनको सवाल करता नहीं है, और सवाल करो तो ये जवाब देते नहीं है। सारा इन्हीं के बाप का राज है। ये मानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं किसी की बातें, ये कहेंगे वही कानून है। और कहने का अब ये क्या हो गया कि ये पंकजा मुंडे जो है, गोपीनाथ मुंडे की बेटी है, उन्होंने कहा कि अच्छा हो गया, मगर पहले मालूम नहीं था इनको। इन्होंने ही तो खुद बोला था कि ये वाल्मीकि कराड जो है वो धनंजय मुंडे का जिगरी है। वाल्मीकि कराड के बगैर इनका पत्ता भी नहीं हिलता है। ये पंकजा मुंडे अगर बोलती है तो इनको सब मालूम है। एक ही जिले में रहते, कितनी शर्म की बात है कि महाराष्ट्र की एक मंत्री जब उनको पुणे में कोई सवाल पूछो या पुणे के बारे में सवाल पूछो तो बोलती है मैं बाहर की हूँ। बीड़ के बारे में कोई सवाल, बीड़ के मामले में पूछो तो बोलती है मैं पुणे में हूँ। क्या कितने घटिया दिमाग है इन लोगों का, कितने घिनौने लोग हैं, कितने बदतर लोग हैं, क्या इनकी औकात है, सोचिए। हम लोग फिर भी इनके अंधभक्त इनके साथ में, मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पर, ऐसे मंत्रियों पर शर्म आना चाहिए, थूकना चाहिए लोगों ने। माफ करना मेरी भाषा कठोर है, लेकिन ये बात सच है कि लोग ऐसा बोलते हैं। मैं मेरी भाषा नहीं बोल रहा हूं, मुझे जो बोलना है तो मैं कविता में भी इनको बहुत अच्छी तरह से लताड़ मार सकता हूं। मुझे कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने की जरूरत। लोग बोलते हैं कि इनके मुंह पे थूकना चाहिए। लोग नाम ले लेके बोलते कितने घिनौने लोग हैं, कितने घटिया है, इनका कैरेक्टर कितना गिरा हुआ है। आर्थिक तरीके से तो गिरा हुआ है ही, नैतिक तरीके से तो गिरा हुआ है ही, मगर इंसानियत के लेवल पे भी ये लोग कहीं नहीं टिकते। इतने घटिया लोगों के हाथों में सत्ता है और हम चुप है। हमारा जिला चुप है, हमारा राज्य चुप है, हमारा मोहल्ला चुप है, हमारे पत्रकार चुप है, हमारे लेखक चुप है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना। आज कल या फडणवीस का जो देखा, वो जो कोरटकर के है, प्रशांत कोरटकर नाम का पत्रकार जो फडणवीस का बिल्कुल नजदीकी है, उसके क्या क्या कारनामे है वो तो आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे, देखे होंगे, वो छोड़ दीजिए, उससे बात नहीं। मगर वो शिवाजी महाराज को, संभाजी महाराज को इतनी सारी जिजाओं की भी बदनामी करके वो जो भाग गया है, उसको भगाने के लिए किसने? सरकार ने मदद की है। सरकार ने मदद की है, उसको प्रोटेक्शन था सरकारी। पुलिस का 5-5, 6-6 पुलिस अगर उसके आगे पीछे है तो वो कैसे भाग सकता है आदमी? और अगर भाग सकता है, 5-6-4-5 पुलिसों का संरक्षण होने के बावजूद अगर कोई आदमी भाग जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत बड़ा शातिर गुंडा है। कोरटकर फिर बहुत बड़ा शातिर गुंडा है, क्योंकि 6-6 पुलिस लोगों को ये करके चकमा दे के भाग जाता है। या फिर दूसरा मतलब यह है कि गृह मंत्री को की औकात नहीं है पुलिस संभालने की और गृह मंत्रालय संभालने की। आपके 6-6 पुलिस अगर एक आदमी को, वो पत्रकार है, कोई गुंडा नहीं है कोरटकर, तो उसको भी आप लोग नहीं संभाल सकते, तो गृह मंत्री ने रिजाइन करना चाहिए। शर्म आनी चाहिए ऐसी व्यवस्था को, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, लेकिन नहीं मानेंगे। इन्होंने तो पूरा खात्मा कर दिया है। नंगे को खुदा डरे बोले, मगर ये तो इसका जो है वो बदलना पड़ेगा। बीजेपी को खुदा डरे, आरएसएस को खुदा डरे, ऐसा ही बोलना पड़ेगा। बीजेपी सरकार को खुदा डरे, आरएसएस को खुदा डरे, फडणवीस को खुदा डरे, कैसी बात है यार। तो खैर छोड़िए, ये तो बातें है। लेकिन एक बात है कि धनंजय मुंडे का जो किया गया है, धनंजय मुंडे ने रिजाइन कर दिया है, मतलब जबरदस्ती से दिया गया है, ठीक है, वो फिर रिस्टोर होंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन और बात दूसरी निकल गई कि ये सुरेश धस ने, आमदार ने ये सब बातें निकाली थी, उनके भी प्रकरण इससे कोई कम नहीं, तो उनके भी प्रकरण निकाले जा रहे हैं। उनका भी साथी कोई खोक्या भोसले के नाम का जो है गैंगस्टर, वो भी खूनी है। खूनों के कई गुना उनके उसके खिलाफ में है। कई हिरन मारे हैं, कई जानवर मारे हैं, कितना पैसा ये किया, तो उसका भी प्रकरण निकल रहा है। और अंजलि दमानिया को हमें अभिनंदन करना होगा उनका कि एक महिला होकर इतना इससे मर्दानगी से लड़ रही है, और हमारा विरोधी पक्ष क्या कर रहा है?
हमारे बीजेपी में जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। और एक बात और इसी को जोड़ेंगे कि बीजेपी का कैरेक्टर कैसा है। वहाँ पे यूपी में ये जो अभी प्रयागराज में जो महाकुंभ हुआ उसमें वहाँ के मुख्यमंत्री ने खुद को योगी कहलाने वाले आदित्य बिष्ट नाम के व्यक्ति ने विधान भवन में भरे सभागृह में कहा है कि एक नावाड़ी ने, एक नाव चलाने वाले आदमी ने 30 करोड़ रुपए की कमाई की है, 30 करोड़ की। और वो कौन था? उन्होंने बड़े जोश में, क्योंकि इनके पैमाने बहुत अलग है। इनको असल में कमाई क्या चीज़ होती है, ईमानदारी क्या चीज़ होती है, मेहनत क्या चीज़ होती है, अर्थव्यवस्था क्या चीज़ होती है, ये उनको समझ में नहीं आता है। इन्होंने वो दिखाने की कोशिश ऐसे की है कि भाई 30 करोड़ रुपए वो एक नाव चलाने वाला आदमी अगर कमाता है तो कितना हमने धंधा किया है कुंभ मेले में। हालांकि उससे अपना आज का विषय नहीं है, लेकिन वो कौन था, किसके बारे में बोले? वो एक गुंडा है। 21 क्रिमिनल केसेस उसके ऊपर है, खून की, मर्डर की केसेस भी उसके ऊपर है, कई चीजें हैं। कहने का मतलब क्या है कि पूरे देश में इन गुंडों का, इन बदमाशों का, इन क्रिमिनल लोगों का, ये दंगाइयों का साम्राज्य है। सवाल मेरे तबीयत का नहीं है, सवाल देश की सब तबीयत का है, सवाल महाराष्ट्र की तबीयत का है, सवाल हमारी अर्थशास्त्र की तबीयत का है, हमारे उद्योगों का है। क्योंकि मैं अभी इन 4-5 दिनों में मैं कुछ और लोगों से बातें जो की, तो जिन लोगों को लगता था कि भाई ये है, चलो कुछ ना कुछ करेंगे, मगर वो भी अब घबराए हुए। बहुत सारे कई फील्ड के लोग घबराए हुए इनसे कि अब इनसे नहीं होता है संभलना। जो लोग कभी देश प्रेम की बात करते थे वो भी अब विदेशों में बसने की बात सोच रहे हैं। दूर जो बड़े बड़े लोग की तो छोड़ दीजिए, मगर आजू बाजू के लोग अगर उनकी कैपेसिटी बन जाए तो वो भी चाहते हैं कि देश छोड़ दे। ये बहुत खतरनाक बात है, ये समझ जाइए। और मुझे एक कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र में ये बहुत बड़ा मौका है। अभी जो सपकाल जी जो है महाराष्ट्र के प्रदेशाध्यक्ष बनाए, हर्षवर्धन सपकाल, वो बहुत सज्जन आदमी है, गांधीवादी है, प्रदेश के अध्यक्ष है। और राहुल गांधी ने उनके ऊपर जो भरोसा किया है, तो मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। कांग्रेस ने मैदान में आना चाहिए, अधिवेशन उधर चलने दीजिए। ये सपकाल अगर महाराष्ट्र में घूमते हैं, लोगों में जाते हैं, पदयात्रा की बात तो उन्होंने जाहिर की है, लेकिन ये मुंडे का प्रकरण, धस का प्रकरण, क्रिमिनल जो एक्शन हुई है, कॉन्स्पिरेंसी हुई है, कई कारस्थान हुए, इन सब का प्रकरण। और फडणवीस ने अभी जो बोला है, अभी फडणवीस ने हाउस में पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिस तरीके से बहुत ही घटिया तरीके से बात की है, मुंह छुपाकर बात की है, हिम्मत नहीं थी फडणवीस से मुंह दिखाकर बात करने की। तो ये सब बातें हैं। इन सब बातों के खिलाफ अगर महाराष्ट्र में घूमते हैं, महाराष्ट्र की जनता को साथ लेने की कोशिश करते हैं, तो हर्षवर्धन सपकाल महाराष्ट्र के नए हीरो बन सकते हैं। क्योंकि जब रावण का गुरूर बहुत आसमान पे चढ़ जाता है, कंस का गुरूर चढ़ जाता है, कौरवों का गुरूर चढ़ जाता है, तो निश्चित रूप से उनका खात्मा होना भी जरूरी है, हो जाता है। वो समय अभी आ गया है। और हर्षवर्धन सपकाल जैसे सज्जन आदमी अगर मैदान में निकले तो मुझे यकीन है, यकीन के साथ में मुझे लगता है, क्योंकि लोग भी बोलते हैं कि उनके साथ में लोग इकट्ठा हो जाएंगे और पाप का घड़ा जो है अभी भर ही गया है, टूटने वाला है, तो उस पर आखिरी हथौड़ा हर्षवर्धन सपकाल के हाथों से लग जाए, ऐसी लोगों की इच्छा है। देखते हैं क्या होता है। आप देखते रहिए लोक जागर इंडिया। अपनी राय दीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और बीच बीच में थोड़ी गैप हुई, इसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए। लेकिन चैनल तो चल रहा था और बहुत अच्छी तरह से हमारी टीम ने संभाला है। उसके बारे में मैं कल वगैरह वीडियो करूँगा। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया। आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे।